गुड आफ्टरनून। सीडीपीओ का जो मेंस का रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो उसके लिए एक वीडियो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। उस समय थोड़ी दिक्कत इस बात की हुई थी, बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाया होगा क्योंकि आस्था ये इसका जो मेन यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया था। लेकिन फिर दोबारा वो कल से अपने नियंत्रण में आ गया है। उसका जो हैक हुआ था उसको फिर से री एस्टेब्लिश हो गया, अपने कंट्रोल में आ गया पूरा यूट्यूब चैनल ये। अब यहाँ पे उस पे वो वीडियो भी हमने डलवा दिया है और साथ में एक ये सेकंड वीडियो सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए आपके बीच में डाल रहा हूँ। और यहाँ पे जैसा कि पहले हम मैंने बताया कि इस जो सीडीपीओ का इंटरव्यू का जो फोकस एरिया होगा वो फोकस एरिया में एक मिसिंग रह गया, तो उसमें उस समय दिमाग में नहीं आ पाया था। मैंने उस जो लिस्ट बताया था, फोकस एरिया बताया था, उसमें आपसे डिस्कस नहीं किया था। उसमें था कि आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किसी जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने मेडिकल किया हुआ है, आपने कोई भी इस तरह से कुछ अगर है या सिंपल साइंस से बीएससी आपने किया, बीए किया है, बीकॉम है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक बार अगर फिर से रिकॉल कर दूं कि आपका जो फोकस एरिया होगा वो इस सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए क्या क्या हो सकता है, तो आप उस पे ध्यान देंगे। जहां जहां आपको ध्यान देना है उसमें एक एरिया जो फर्स्ट पार्ट है वो जो एकेडमिक पार्ट में जाएं तो वो आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन के का जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। जैसे उसमें किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी कर रखा है, बीएससी किया हुआ है, किसी ने बीटेक किया हुआ है, जो कुछ भी जो कोई और हायर डिग्री आपके पास है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। जो सेकंड जो इसमें पार्ट था वो था आपका जो ऑप्शनल है। ठीक है। ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट आपके पोस्ट से रिलेटेड, और पोस्ट में जाएंगे तो यहीं पे हमने कहा था कि अगर सीडीपीओ है तो सीडीपीओ में इस इंटरव्यू में सीडीपीओ से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अदरवाइज जाते हैं तो अगर बीपीएससी 67 का जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जिसका कि मेंस का रिजल्ट आने की संभावना है, तो उसमें यहाँ पे जो बीएस है, बीपीएस है या अदर जो पोस्ट हैं आपके, जो पोस्ट प्रायोरिटी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जाएंगे तो जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें इसमें चूंकि ये प्रोजेक्ट इसका नाम ही है सीडीपीओ का चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर, तो आपका एक फोकस, आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है चाइल्ड, बच्चों को लेकर के। और मेरे सामने जो ये बाल कल्याण का एक टॉपिक लगा हुआ है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है वो है कंटेम्प्ररी इशूज, समसामयिक मुद्दे। और आप जानते हैं कि इसमें तीन चार मुद्दे हैं कंटेम्प्ररी इशूज में। एक हो जाता है बिहार से रिलेटेड, दूसरा है नेशनल, तीसरा है इंटरनेशनल, और इससे रिलेटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो कुछ भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज वगैरह, तो ये कंटेम्प्ररी। और फिर छठा वाला जो इशू है वो है आपका हॉबी, हॉबी से रिलेटेड जो कोई विशेष अभिरुचि आपके पास है तो ये। और उसके बाद ओवरऑल ये सारे जो फोकस एरिया हैं जहाँ पे प्रिपरेशन की जरूरत है स्नातक के सब्जेक्ट में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ है तो ऑप्शनल को, या आपके पोस्ट सीडीपीओ को लेकर के इसके बारे में, इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी, बच्चों के बारे में डिटेल जानकारी, कंटेम्प्ररी इश्यूज, और ये हॉबी वाला पार्ट है, इसमें जाएंगे तो ये फोकस। और इन सब के साथ साथ एक आपका और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जो बिहेवियरल पार्ट है। ठीक है। तो ये बिहेवियरल पार्ट को लेकर के भी आपको अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपके टोटल फोकस एरिया है। और इसके अकॉर्डिंग आज जो मैं आपके साथ इसमें ये सारे जो फोकस एरिया मैंने बताया इसके ऊपर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उसमें से एक एक टॉपिक था चाइल्ड। ठीक है। तो जो एलएसडब्ल्यू का जब यहाँ पे क्लास चलता था तो मैंने ही ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर करके एक टॉपिक हमने पढ़ाया था। वही क्लास नोट्स मैंने जो सीडीपीओ का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है। अभी इंग्लिश में भी होगा वो नोट्स मैं सर्च किया, मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन वो जब क्लास चल रहा था तो ये सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इशू को लिखा गया था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चाइल्ड वाला जो इशू है उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार, और फिर लेटेस्ट जो होता है 14 साल तक के उम्र के जो बच्चों का प्रतिशत है वो क्या है इंडिया में जाएंगे तो एक डेमोग्राफिक सिचुएशन भारत में बच्चों की परिभाषा क्या है,
और उसके बाद जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे जरूर एक आता है कि भाई किसको एक मैंने वैसे लाइटर मोड में बोल रहा हूँ कि एक गुरुजी हैं, उनका प्रवचन सुन रहे थे तो उनसे पूछा गया बालक, ठीक है, तो बालक कौन होता है? तो उनके अनुसार उन्होंने रिलीजियस अपना बालक का परिभाषा दिया कि भाई जिस बच्चे का मुंडन नहीं हुआ हो उसको बालक कहा जाता है, जब मुंडन हो जाता है तो फिर उसको बालक। ये रिलीजियस बात है, ये मजाक की बात है। अदरवाइज हमारा तो विषय है कि भाई हमारे जो डिफरेंट कानून है या जो संविधान में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड की परिभाषा 14 साल तक के जो बच्चे, उम्र तक के लोगों को बच्चा माना जाता है भारत में जाएंगे तो। चाहे राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत हो, या जो भी जो पॉक्सो एक्ट है या इस तरह के जितने भी एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे की परिभाषा कानूनी रूप से है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो उनकी डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है वो हमने उसमें चर्चा किया था। और उसके बाद इसमें जाएंगे तो इसकी समस्याएं, बच्चों की समस्याएं क्या है, और ये समस्याएं हमने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चों की क्या क्या, ये जो वास्टिंग की समस्या है, जो स्टंटिंग की समस्या है, अंडरवेट की समस्या है, एनीमिया वाली है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ये सारा का सारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा होना चाहिए। उसके बाद जाएंगे तो बच्चों में बाल श्रम कितने, बाल श्रम का वो टाइल्स भी हमने शेयर किया हुआ है, रिपोर्ट भी शेयर किया हुआ है कि देश में कितने बाल, भारत में कितने बाल श्रमिक हैं, बिहार में कितने बाल श्रमिक हैं, पूरे विश्व स्तर पे कितने बाल श्रमिक हैं, ये सारी की सारी बातें। और अदरवाइज बच्चों के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये सब हमने एक और पेज उसमें दे रखा था। उस वो पेज इसलिए मध्य प्रदेश के किसी जिले में बच्चों के से जुड़े जो क्राइम है उसमें जो शिकायतें थी वो शिकायतों का उसमें लिस्ट था, तो हमने वो पेज इसलिए जोड़ दिया था कि आपके दिमाग में उसको पढ़ लेने से आपको फायदा ये हो जाएगा कि एक बच्चे के साथ कितने तरह के क्राइम हो सकते हैं, वो पूरी क्राइम की लिस्ट वहां दी गई है और उस क्राइम के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा, बच्चे को उस तरह के क्राइम से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, और अगर क्राइम हुआ है तो उसके लिए क्या सजा के प्रावधान है, ये सारी बातों के लिए वो पेज मैंने डाल रखा था। फिर दोबारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उस पेज को रिपीट करा दूंगा, वो हिंदी में था, जो लोग हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो बच्चों की समस्याएं, एक समस्याओं को अच्छे से आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद जाते हैं तो फिर इसमें बच्चों की ये जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो उस उपाय को हमने 4 भागों में बांटा हुआ था। एक भाग में कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें था। और आप जानते हैं कि जैसे आर्टिकल 15-16 में रिजर्वेशन और बच्चों के प्राथमिकता से रिलेटेड उसमें कई सारे सब मैंने उसमें दिए हुए हैं एजुकेशन को लेकर के। अदरवाइज उसमें जाएंगे 21A के बारे में जानते हैं, स्कूली जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया हुआ है। उसके बाद जाते हैं 24 में बाल श्रम जो बाल श्रम निषेध है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन की बात की गई है। उसके बाद जाएंगे तो आर्टिकल 45 में जाएंगे तो सार्वभौमिक शिक्षा का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक का लक्ष्य रखने की बात थी। जब 47 में जाएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य में, और स्वाभाविक रूप से बच्चे भी आएंगे। और उसके बाद 51A में बाल कल्याण के लिए उसमें प्रोविजन है। या 51A में आप ये भी जानते हैं कि जो 11वां है उसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की गई है कि वो अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को स्कूल में भेजें। तो ये सारे उसी तरह से जाएंगे तो ये कानूनी जो वैधानिक प्रोविजन थे, आप वैधानिक प्रोविजन में देखिए जुवेनाइल जस्टिस का, या इसमें बाल विवाह प्रतिषेध, या इसी में बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट का जो मातृत्व हित लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 उसमें जो अमेंडमेंट है 2017 का, ये सारा जो कानूनी बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कानूनी क्या क्या है, संवैधानिक क्या क्या है, कानूनी क्या क्या है। और उसके बाद उसके बाद व्यवहारिक उपाय, व्यवहारिक उपायों को हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो ये एक केंद्र सरकार के और दूसरा राज्य सरकार के, और इसमें यहाँ पे केंद्र सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट है। उसके अलावा जाएंगे तो फिर राज्य सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, बिहार सरकार के द्वारा बच्चों के लिए कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, ये सारी की सारी बातें इसमें आप इस बार के बजट 2023-24 में जो वेलफेयर वाला है, वेलफेयर वाले टॉपिक में जाकर के बच्चों के लिए जो प्रोविजंस है उसमें आप उसमें से भी अब इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये बिहार सरकार के जो जो इनिशिएटिव हैं वो सब हैंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके लिए क्या हो गया, बच्चों की परिभाषा क्या है, बच्चों की समस्याएं क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ, उसके बाद उन चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय क्या है, और उपाय को 4 भाग में, एक संवैधानिक, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इस तरीके से। और फिर आप अपने इस बैकग्राउंड में सीडीपीओ की क्या भूमिका है उस पर आप फोकस करेंगे। तो इससे वो जो हमने जो एरिया आपको बताया था
कि कई सारे एरिया डिफाइन किया था। एक बच्चों के उसमें एक टॉपिक बच्चों वाला था, तो बच्चों वालों से रिलेटेड इस तरीके से आप उस टॉपिक को कवर करिए। उसके बाद रह गया कि आपका एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसमें शेयर किया गया है। आप उससे भी उसको उसमें से अपने लिए अपने कॉपी में एलएसडब्ल्यू से जुड़े हुए कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लिस्ट, आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आता है कि उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशू पे क्या आपका स्टैंड होगा। कंटेम्प्रेरी इशू के फैक्ट सब जानते हैं, स्टैंड क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से जो उसमें टॉपिक है, हॉबी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल हो सकते हैं ये सब बनाइए। हम लोग अब नेक्स्ट जब करेंगे तो जूम मीटिंग करेंगे, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन में रहेंगे मुखर्जी नगर में, अदरवाइज जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग में आपके पास क्वेश्चन होंगे, वे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसके अलावा एक जो फर्स्ट स्टेप है, जो कि रिजल्ट आया हुआ है प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखिए, अब जो बीपीएससी सीडीपीओ और 67 दोनों का एग्जाम जो दे रखे हैं, सीडीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, 67 का भी, तो अब आपको सीडीपीओ और 67 के लिए एक आपको अपने इंटरव्यू के लिए एक विंडो क्रिएट कर लेना चाहिए, टाइम है अभी, ठीक है। और फिर पहले सीडीपीओ से स्टार्ट करें, उसको बीपीएससी 67 में लेके जाएं, और फिर उसके अलावा और भी कुछ मेंस वगैरह में कुछ कमी रह गया हो, पीटी का एग्जाम भी सामने है, जो 9 का है उसका पीटी का एग्जाम भी है, उसका मेंस का एग्जाम भी है, वहां पर भी थोड़े बहुत कुछ कुछ करते रह सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। अदरवाइज कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि सीडीपीओ और बीपीएससी 67 से ही, 67 आप जानते हैं बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत, उसमें 800 से ऊपर के उसमें आपको जरूर एक पद अपना मिल जाए, जिससे कि अन्य एग्जाम के देने की आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट एक बार जरूर करके इसमें से रखिए, और उसके बाद फिर एक एक करके इसमें से इशू। मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आपका रिजल्ट आया है तो आप ध्यान रखिए, हमेशा एक होता है ना कि एक व्यक्ति मैक्सिमम अपने साथ रहता है, खुद के साथ रहता है, तो वहां पे जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है वो दो लेवल पे होता है। एक होता है इंट्रा पर्सनल, एक होता है इंटर पर्सनल। इंट्रा पर्सनल में क्या होगा, खुद से, और इंटरपर्सनल होता है ग्रुप्स में। तो इंट्रापर्सनल में चूंकि आप अधिकतम समय खुद के साथ रह रहे हैं, तो वहां पर आप खुद से ही जो आपने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है, अपने बायोडेटा जो बना रखा है, उसमें जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, जो आपके ऑप्शनल हैं, जो सीडीपीओ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब देने के क्रम में खुद ही आप चाहें तो मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, शीशे के सामने बैठ के कर सकते हैं, और उसके बाद आप खुद ही बैठ करके आप ये देख रहे हैं कि रिप्लाई करने के क्रम में कंटेंट था कि नहीं था, उस क्वेश्चन का कंटेंट का अरेंजमेंट ठीक से था कि नहीं था, बोलने का तरीका आपका ठीक था कि नहीं था। तो कई एंगल से आप जो क्वेश्चन खुद जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब को रिकॉर्ड करके जो आपने मोबाइल में रखा है, उस रिकॉर्डिंग को सुन करके भी आप अपना एक तरह से खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका जो जवाब है वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, किस किस बेस पे आपका जवाब, जो प्रश्न है उस प्रश्न के मांग के अनुसार कंटेंट है कि नहीं, जो कंटेंट है उसका अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं, आप उसको ठीक से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 3-4 एंगल से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। डिलीट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। जब इस लेवल पे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है, तब आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जैसे ग्रुप में, आस्था यस में, अपनी इस संस्था में, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू देना हुआ या क्लास हुआ, या आपके पास 20 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जूम मीटिंग में जब जाएं तो आप पूछिए, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सारा उसका आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। इस बात के साथ कि एक आइडियल स्टैंड क्या होता है किसी भी टॉपिक पे, क्या बेस्ट स्टैंड है उसके साथ, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सीडीपीओ के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आगे कुछ दिनों के अंदर में, नेक्स्ट वीक में 12 तारीख के बाद मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तब तक आप अपना प्रिपरेशन करके रखिए, और साथ में उसका जो क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।